बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कौमी सलामती का आला सतही इजलास बाद में हुआ। फौज ने पहले वजीरिस्तान में कराची का जवाब दे डाला। 25 दहशतगर्दों को मारने का दावा। कराची हवाई अड्डे और ASF कैंप हमले के बाद हुकूमती सफों में कंफ्यूजन पाई जा रही है। बड़े बड़ों के बयान आपस में ही नहीं मिल रहे। MQM ने कराची की तमाम गैर कानूनी बस्तियां खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। शायद ये मुतालिबा आगे चलकर सियासी महाजराई की एक वजह बन जाए। एक तरफ जलसे, दूसरी तरफ हमले। नवाज हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म हुकूमत और निजाम बचाने की कोशिश में है। कुर्बानी देना होगी। कराची एयरपोर्ट पर होने वाला दहशतगर्दों का हमला किसकी गलती है? जासूस एजेंसियों की, सिक्योरिटी इदारों की, हमारे इदारों का रद्द अमल बरवक्त था या भी इस्लाहियत बढ़ाने की जरूरत है? इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुके हैं, मगर पाकिस्तान पर कौन सा धड़ा हमलावर है, कौन सा नहीं? तालिबान के वो धड़े जो मुतारिब नहीं हैं, उनसे बातचीत किस तरह आगे बढ़ाई जाए, कौन सा चैनल इस्तेमाल किया जाए, इन सारे मामलात का जायजा लेना वक्त की जरूरत है। और आज वज़ीर आज़म ने इसी मकसद के लिए कौमी सलामती से मुतालिक एक आला सतही इजलास तलब किया था। इजलास में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, मुशीरान खारजा सरताज अजीज और तारिक फातमी के अलावा चेयरमैन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने शिरकत की। इस इजलास में क्या फैसले हुए अभी तक बाकायदा सरकारी सतह पर नहीं बताया गया, लेकिन इस इजलास से पहले ही पाक फौज ने कराची हमले का जवाब आज वादी तीरा में दे दिया है। फौज के तर्जुमान ISPR ने दावा किया है कि फजाइया के लड़ाका तैयारों ने खबर एजेंसी के इलाके में पाक अफगान सरहद के करीब वादी तीरा में शिद्दत पसंदों के 9 ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में 25 दहशतगर्द मारे गए। फौज की तरफ से यह कार्रवाई कराची हमले का फौरी जवाब महसूस हो रहा है। ऐसी ही एक कार्रवाई पर तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील की थी कि वो जहाजों के जरिए वजीरिस्तान में बमबारी से गुरेज करें, क्योंकि वहां मासूम औरतें और बच्चे भी निशाना बनते हैं। सवाल इंतहाई नाजुक और हसास है कि क्या इमरान खान और उनके हम ख्याल दुरुस्त कहते हैं? हमें ये कौन बताएगा कि शिमाली वजीरिस्तान जो पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया है, में क्या हर घर में दहशतगर्द पनाह गुज़ी हैं या दहशतगर्द आबादियों से दूर ठिकाने बनाकर रहते हैं? क्या वहां की मकामी आबादी दहशतगर्दों की हिमायती है या फिर तालिबान ने कबायलियों को यरगमाल बना रखा है? इस पर बात करने के लिए एक इंतहाई अहम शख्सियत हमारे साथ है। मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद दुरानी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती रह और पाकिस्तान के लिए दीगर इंतहाई अहम तरीन और हसास जिम्मेदारियां अदा करते रहे हैं। इस सूरत हाल को उनकी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। महमूद दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो फजाई हमले हो रहे हैं, कहा जा रहा है बड़ी इनकी प्रिसीजन है, जबरदस्त तरह से अपने जो टारगेट है उसको निशाना बनाते हैं, उससे बड़ा भारी नुकसान दहशतगर्दों का होता है, लेकिन उसके बावजूद हम हमले देखते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि ये नाकाफी है सिर्फ फजाई हमले? हाँ, ये खाली फ़ज़ाई हमले तो नाकाफ़ी हैं। ये एक प्रेपरेटरी किस्म का एक्शन होता है, ग्राउंड ऑपरेशन से प्रिपेयर करने के लिए और जो अपोजिशन है उसको सप्रेस करने के लिए। सो ये एंड रिज़ल्ट नहीं है और इसका खाली इसका वो असर पूरा नहीं होगा जब तक ग्राउंड ऑपरेशन ना हो। ग्राउंड ऑपरेशन क्यों नहीं हो सका? आज भी एक आला सतही इजलास था, उसमें कोई हम फैसला होते क्यों नहीं देख सकते? क्या किस चीज़ का इंतजार है? कामरा पर, जो कि एयरफोर्स का एक अहम तनसीब है, वहां पर हमला हमने देख लिया, GHQ पे हमला देख लिया, मेहरान बेस पर, और अब कराची एयरपोर्ट पर, यानी तमाम अहम तरीन तनसीबात पर हमले हो चुके हैं। फिर इंतजार किस चीज़ का है? ये देखें जी, एक पॉलिटिकल डिसीजन है, ये फ़ौज की डिसीजन नहीं है। आपको पता ही है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये मुज़ाकरात के चक्कर में पड़े हुए हैं काफ़ी देर से और फ़ौज चुप करके बैठी हुई है। और जब एक कौमी फैसला होगा जो पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी तो फिर एक्शन होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप पर प्रेशर बहुत ज्यादा है? मसलन कुछ जमातें हैं जो खिलाफ हैं ऑपरेशन के, यानी इमरान खान साहब, मैं चाहता हूं आप सुन लें कि इमरान खान साहब जिस तरह जलसे भी कर रहे हैं, हुकूमत पर दबाव है, वो इस तरह के हमलों के बारे में क्या कहते हैं, वो जरा देखिए। ऐसे लग रहा है कि जैसे नॉर्थ वजीरिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की कोशिश है। बमबारियां हो रही हैं, वहाँ औरतें बच्चे मारे जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर किधर है? लीडरशिप किधर है इस मुल्क की? मैं पाकिस्तान की फ़ौज को, मैं जनरल रहील को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क का सोचें। मैं अपील करता हूं कि डायलॉग प्रोसेस को रिवाइव किया जाए। दुरानी साहब, यही वजह है कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा और हुकूमत जो है वो फैसला नहीं ले पा रही, मुश्किल में है, जिम्मेदारी लेना चाहती है ऑपरेशन की?
ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखें, जब तक एक टोटल कंसेंसस नहीं होगा मुल्क में, और ख़ास करके पॉलिटिकल लीडरशिप का और पब्लिक का, जब वो सारे इकट्ठे नहीं होंगे कि भाई ये एक्शन लेना है, तब तक ये एक्शन अगर लें भी तो इतना फैसला कुन नहीं होगा। तो ये एक नहायत ज़रूरी है कि रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी सब मिलजुल के फैसला करें और एक नतीजे पे पहुँचे कि क्या हमने ऑपरेशन करने हैं। मेरी राय में ज़रूरत है ऑपरेशन की। आज भी हमला हुआ, दुरानी साहब, कितनी जो टूट फूट की खबरें हम सुनते रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ा है तालिबान की ताकत पर? महसूद कबीला अलग हो चुका है, उसके बावजूद इस तरह के हमले हो रहे हैं। नहीं जी, टूट फूट उनकी इंटरनल है, मगर जो उनका ओवरऑल ब्रॉड जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके वो जो करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, उनमें ज़्यादा क्लैरिटी है। मेरा ख्याल में तालिबान में ज़्यादा क्लैरिटी है कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ख्याल है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी क्लैरिटी नहीं है, और वो ज़रूरी है डेवलप करना। जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसे हमलों में औरतें और बच्चे भी मरते हैं, इस पर क्या कहा जाए? जबकि हम तक ये इतलात भी आ रही हैं कि जितने ड्रोन हमले अच्छी तरह से टारगेट बनाते थे अपने निशाने को, उससे ज्यादा प्रिसीजन से पाक फ़ज़ाइया निशाना बना रही है इन दहशतगर्दों के ठिकानों को। अब मैं इससे 100% एग्री नहीं करूंगा। जो ड्रोन के हमले थे वो भी बहुत प्रिसीजन वाले हमले हैं, और जो हमारी एयरफोर्स कर रही है वो भी प्रिसीजन वाले। ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस कहते हैं इनको। तो एक बड़े प्रिसाइज एमिनेशंस होते हैं, और अगर टारगेट ठीक चुना हो तो फिर कोलैटरल डैमेज बहुत कम होता है, मगर हर ऑपरेशन में डेंजर होता है कोलैटरल डैमेज का। ये फ़ज़ाई हमले आपने कहा कि नाकाफ़ी हैं, मज़ीद क्या करना होगा? हम कराची की जो आबादियाँ हैं या शहरी आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ जिस तरफ कहा जाता है कि वो बड़ी आसानी से पनाहगाहें बनती हैं दहशतगर्दों की, वहाँ पर भी ऑपरेशन करना होगा? देखिए, ये टाइम बताएगा। देखें सर, ये एक प्रोसेस होता है। पहले तो आप देखें कि हमारा जो जिनके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं कहाँ है, क्या क्या ताकत है। हमें पहले अपनी इंटेलिजेंस को ठीक करना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब खाली ISI इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, पुलिस भी है, बाकी छोटी एजेंसीज भी हैं। इनको एक इंटीग्रेट करना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। उसके बाद फिर एक खाका बनाना चाहिए कि भाई हम इनको टेक ऑन कैसे करेंगे। क्या हम खाली वजीरिस्तान और तिरा वगैरह में करेंगे कि कराची में भी करेंगे? सो एक खाका बना के, एक इंटीग्रेटेड प्लान बना के, और एक मंसूबा बना के फिर एक्शन होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गार्ड महमूद अली दुरानी साहब। एक भरपूर ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनकी नज़र में फ़ज़ाई हमले भी दुरुस्त हैं, लेकिन सिर्फ इससे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जहाँ जहाँ भी दहशतगर्द मौजूद हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी होगी। उसके लिए भरपूर हिकमत अमली की तैयारी की ज़रूरत है, जो अभी तक नज़र नहीं आ रही। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। कराची हवाई अड्डे और ASF कैंप हमले के बाद हुकूमती सफ़ों में कंफ्यूजन पाई जा रही है। बड़े बड़ों के बयान आपस में ही नहीं मिल रहे। अभी कराची एयरपोर्ट पर हुए हमले की राख से धुआं उठना बंद नहीं हुआ था। अब ये बहस जारी थी कि ये हमला हुकूमत की नाकामी है, फिर सिक्योरिटी लैप्स इसकी वजह है। कि ऐसे में एक खबर ने फिर दहला के रख दिया कि दहशतगर्दों ने ASF के कैंप पर हमला कर दिया है। कहा गया कि हमलावर पहलवान गोट की तरफ से आए और फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद इसी इलाके में फरार हो गए। DG ISPR मेजर जनरल आसिम बाजवा ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया कि हमलावरों की तादाद 3 से 4 थी, जिन्होंने ASF के कैंप के करीब फायरिंग की, मगर हालात काबू में हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। और तो और ट्विटर पर ही तालिबान कमांडर खालिद खुरासानी का पैगाम भी सामने आ गया कि हम ASF के कैंप में पहुंच गए हैं। तालिबान तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद की जिम्मेदारी कबूल करने की खबरें भी सामने आने लगी। फायरिंग की इत्तला मिलते ही रेंजर्स, पुलिस और ASF की भारी नफरी तलब कर ली गई। पहलवान गोट में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, मगर एक खबर यह थी कि कोई हमला ही नहीं हुआ। गोया इब्हाम की चादर थी जो पूरे मुल्क पर तनी थी। अवाम परेशान थे कि हकीकत क्या है, मगर जिन्होंने हकीकत बताना थी उनके बयान ही आपस में नहीं मिल रहे थे। DG ASF जो थे उनकी तरफ से जिसे हमला करार दिया गया, कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर दाखिला इसके सिरे से इनकारी थे। जबकि वाक़े के बाद मौके पर पहुंचने वाले DG ASF और सेक्टर कमांडर रेंजर साथ साथ खड़े एक दूसरे की बातों की नफी करते रहे। जरा मुलाहिजा कीजिए। फायर जिन्होंने किया
वो पहलवान गोट की तरफ गए और रेंजर पुलिस इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही है। फायरिंग हो रही है, फायरिंग। किसी किस्म का हमला नहीं हुआ। मीडिया के ऊपर चैलेंज करता हूँ, 1 साल पहले हर शाम को टिकर चलता था पहलवान गोट, पिछले कितने अरसे से पहलवान गोट का नाम ही नहीं आया। ये मेरा आपको चैलेंज है। देखिए फायरिंग इंसिडेंट यहाँ पे पहलवान गोट में रोजाना फायर होता है। इस बात को दुरुस्त मान लिया है तो फिर सवाल यह है कि मीडिया पर जो फुटेज चली इसमें सिक्योरिटी एहलकार किसके मुकाबले में गोलियां चला रहे थे। सर्च ऑपरेशन का क्या नतीजा निकला? सिक्योरिटी इदारों, हुकूमती नुमाइंदों में पाए जाने वाले इस इबाम की वजह से आखिर तक ये पता नहीं चल सका कि हुआ क्या था। हकीकत यह है कि कराची हवाई अड्डे के बाद हुकूमती सफ़ों में कन्फ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कंफ्यूज दिमाग दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं, ये पूछेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी दानिश्वर तज्ज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास। मज़हर अब्बास साहब, ये कन्फ्यूजन क्यों है हमारे इदारों? देखिए उसामा, जो आज वाक़या हुआ है और अब से थोड़ी देर पहले मेरी उस इलाके के सीनियर पुलिस ऑफिसर राव अनवार से बात हुई है और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बेसिक वाक़या था। और आप मतलब बहुत ही हैरानकुन चीज़ ये है, जो पुलिस की फ़ाइनल रिपोर्ट है और जिसको बाकी इदारों ने भी शायद तस्लीम किया है, वो ये था कि एक लड़का और लड़की जो है वो मोटर बाइक पे जा रहे थे। उनके पीछे एक और मोटर बाइक वाला आया और उसने उन पे फायर किया है। 1-2 फायर हुए हैं और उसके बाद वो भी गायब हो गए, वो सारे लोग गायब हो गए। और उसके बाद ये कन्फ्यूजन जो है, ये ASF के ऑफिसर्स ने जो है वो SHO को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हमला हुआ है। उस पर पुलिस वहाँ पहुँची और ये मामला 20 मिनट में क्लियर हो गया था कि अटैक नहीं हुआ है और ना ही जो है एकेडमी पे फायरिंग हुई है। जो फायर ज़रूर उस एरिया में हुआ, लेकिन वो एकेडमी अंडर अटैक नहीं थी, ना कोई हॉस्टल अंडर अटैक था। उसके बाद गालिबन जाहिर है, देखें DG रेंजर्स को पुलिस नहीं कर सकती, उसको गालिबन ASF वालों ने नहीं किया। अब ये ASF खुद क्लियर कर सकती है और हत्ता के DG ISPR को भी गालिबन इन्फॉर्म किया गया। और उसके बाद जब सारी ASF जो है वो मैदान में होगी, मीडिया उधर होगा, तो मीडिया उस वक्त तक तो एक कन्फ्यूजन का शिकार था मीडिया, और वो यही समझ रहा था कि शायद अटैक हुआ है। अगर ये बात 20 मिनट में 15-20 मिनट में क्लियर हो गई थी तो उन सारी ASF के लोगों को वापस क्यों नहीं बुलाया गया? उनको क्यों अंदर भेज दिया गया? ये क्यों कहा गया कि पहलवान गोट में सर्च ऑपरेशन हो रहा है? ये क्यों कहा गया? तो आप अगर उन सारी जो अभी आपने कुछ सुनाए भी शॉर्ट सुनाए, उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इसमें मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मीडिया को एहतियात करना चाहिए। और विद इन हाफ एन आवर जब आपको ये पता चल गया था कि कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है, तो मीडिया को केयरफुल हो जाना चाहिए था। उस तरीके से विजुअल वैसे भी नहीं दिखाने चाहिए आपको ऑपरेशन। और लेकिन मज़हर अब्बास साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो वहां पर हो रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, फौज, ASF, पुलिस आ रही है, ये जो फायरिंग मीडिया दिखाता रहा, ये फिर किसकी तरफ हो रही थी? ये फायरिंग क्या कर रहे थे ये लोग यहाँ पर? देखिए यही चीज़ है। इसी चीज़ को इन ऑफिसर्स को और इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को खुद क्लियर करना चाहिए कि आखिर आप किस पे फायरिंग कर रहे थे। तो ये कन्फ्यूजन ज़रूर है। लेकिन उसामा, ये बात ज़रूर है, देखें उससे पहले के वाक़े में भी जब लाइव कवरेज हो रही होती है इस तरह के इवेंट्स की, तो आप कभी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ मूव कर रही हैं, ये पोजीशंस कभी भी इस तरह के विजुअल इतने क्लोजअप में तो दिखाने ही नहीं चाहिए। वैसे तो नहीं दिखाने चाहिए, ब्लर कर देना चाहिए। और 2010 में जब GHQ पे अटैक हुआ था, तो तमाम डायरेक्टर न्यूज़ ने, ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट चैनल्स के थे, उन सब ने तकरीबन 16 पॉइंट्स का एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया था, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था। और ये तय हुआ था कि हम इन चीज़ों की कवरेज, उसमें लाइव कवरेज भी शामिल थी, उसमें किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए। शुरू में उसको 6 महीने तक फॉलो किया गया, 6 महीने तक फॉलो किया गया, उस वक्त नहीं फॉलो किया। अभी भी जो गवर्नमेंट लेवल पे, और इवन जो जिस तरह चौधरी निसार साहब कह रहे थे, हालांकि CNN ने उनको कोट करके चलाया और वो 1 घंटे तक चलता रहा कि जी 5 अफराद जो है ASF के हलाक हो गए आज के हमले में। तो इस तरह की चीज़ें चली हैं। मेरा ख्याल है उन पॉइंट्स को हमें एग्री इसका हल ये नहीं कि एक अफसर हो
जो मीडिया को बता दे आकर के हो क्या रहा है। यकीनन मीडिया की भी जिम्मेदारी है, बहुत एहतियात करनी चाहिए। मुकाबले की फिजा में एक से आगे बढ़ना चाहते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कर जाते हैं मीडिया में, लेकिन फिर भी कोई एक शख्स हो जो जिम्मेदार हो, जो बताए कि ये बात हुई है। अब अगर हम वजीर दाखिला की ना माने, किसी आला सिक्योरिटी एहलकार की ना माने, तो फिर किसकी माने, क्या कहें? कोई एक अफसर हो जो हमें बताया, उसकी हम बात आगे चलाएं। देखिए, कुछ चीज़ें तो आपको खुद फैसला करना पड़ेगा कि जब इस तरह का अटैक होता है, जैसे एयरपोर्ट पे अटैक है, तो आपका हर न्यूज़ चैनल का अपना SOP होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ देनी चाहिए, किस चीज़ को कितना प्ले अप कर सकते हैं हम, किस तरीके से हमें विजुअल्स दिखाने चाहिए, किस तरीके से लाइव कवरेज होनी चाहिए। ये खुद इंटरनल SOPs भी होते हैं, लेकिन साथ में सिविल एविएशन का ऑफिशियल जो है, आप ऑफिशियल को कोट करके चलाएं। देखिए, जो रिपोर्टिंग हो रही थी परसों, उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हमने ये तक कह दिया कि जहाज हाईजैक हो गया, घुस गए हैं। तो हम खुद एक बहुत फासले पर खड़े थे, तो हमें कोई भी खबर जो है, क्योंकि हमें डायरेक्ट हम सोर्स नहीं कोट कर रहे थे, तो हमें इस चीज में, ऐसी सिचुएशन में बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। कई जगहों पर हम जो है इसमें नाकाम नजर आए हैं। आइंदा अल्लाह करे ऐसा कोई वाकया ही ना हो, और अगर होता है तो फिर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। एक बड़ा अहम सवाल आखिर में जाने से पहले करना चाहता हूं। समा पर अभी हेडलाइन चली 10 बजे के वजीर आजम नाराज हैं कि इतला तो मिल जाती है, उसके बाद हिकमत अमली हमें नजर नहीं आती। ये किसका कसूर है? देखिए, इत्तला मसला एक तो है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, आपने अगर इत्तला दी कि जी कराची में जो है वो अटैक्स हो सकते हैं, एक तो जनरल इंफॉर्मेशन होती है और एक स्पेसिफिक होती है। एक ये होती है कि कराची में हमला हो सकता है, और एक ये होती है कराची एयरपोर्ट पे हमला हो सकता है। दोनों इंफॉर्मेशन में फ़र्क है। अगर इंफॉर्मेशन ये थी कि कराची एयरपोर्ट पे हमला हो सकता है, तो उसके जो इंतजामात होने चाहिए थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। और अगर जनरलाइज इंफॉर्मेशन थी, तब भी आपको ये समझना चाहिए था कि सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में एयरपोर्ट सबसे पहले आता है। उसमें जो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए थी, वो एहतियाती तदाबीर नहीं नज़र आ रही थी। उसके बावजूद जब अटैक हुआ है तो उसने रेजिस्टेंस भी की है, SF ने सब कुछ किया है, लेकिन मेरा ख्याल है हम कब सीखेंगे नजरबाज साहब? ये कोई पहला इस तरह का हमला नहीं था। हर हमले के बाद हम ये देखते हैं कि आइंदा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसा हमला। वज़ीर आज़म ने आज भी जो आला सतही इजलास हुआ उसमें यह भी कहा। कब हम सीखेंगे? कभी आपने देखा है कि ऐसी किसी बात के बाद इकट्ठे बैठे हैं, उसके बाद हमने कोई बेहतर हिकमत अमली बनाई हो? देखिए, हमारी जनरलाइज पॉलिसी ये है कि हम हमेशा रद्द अमल करते हैं, अमल नहीं करते। कोई हमला होता है, उसके बाद आपको चंद दिनों तक शहर में सिक्योरिटी नजर आएगी, उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। हम हमेशा, हमारी रिएक्शनरी पॉलिसी है, हम एक्शन नहीं करते, हम पहले से प्रिवेंट नहीं करते, पहले से हम इंतजामात नहीं करते। अभी भी आप अगर आज कराची शहर में गुजर जाए, निकले, तो आपको लगेगा बड़ी चेकिंग हो रही है, और 2 दिन बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो चेकिंग रिलैक्स हो जाती है। तो जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं, वैसे ही अटैक होता है। सही, बहुत शुक्रिया आपका मजहर अब्बास साहब, सीनियर दानिश्वर, सीनियर सहाफ़ी, आपने वक्त दिया। मुसलसल मुहतात और होशियार रहने की ज़रूरत है, अवाम को भी, इदारों को भी, सिक्योरिटी एहलकारों को भी, और तभी इस तरह के हमलों को रोका जा सकता है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। MQM ने कराची की तमाम गैर कानूनी बस्तियां खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। शायद ये मुतालिबा आगे चलकर सियासी महाजराई की एक वजह बन जाए। MQM ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि अगर वो कराची में दहशतगर्दों की कमर तोड़ना चाहती है तो फिलफौर कराची की तमाम गैर कानूनी बस्तियों को खत्म कर दिया जाए। ये फैसला लंदन और कराची की राबता कमेटियों ने मुश्तरका इजलास में किया, जिसमें कहा गया कि कराची के कई इलाके तालिबान दहशतगर्दों के मजबूत गढ़ बन चुके हैं, जहां से निकलकर ये दहशतगर्द जब चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिलों, उनके हेडक्वार्टर्स और शहरी इलाकों पर हमले करते हैं। MQM का मौक़िफ़ है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की शहरग है। अगर इसे ना बचाया गया तो पाकिस्तान की कौमी सासों की सलामती के लिए संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। लिहाजा मजीद किसी और बड़े हमले का इंतजार ना किया जाए और पाकिस्तान की कौमी सासों और कराची के अवाम की जानो माल महफूज बनाने के लिए सख्त से सख्त फैसले किए जाएं।
MQM का मुतालबा है कि कराची में बसों, वैगनों, ट्रेनों और मुख्तलिफ जरिए से बाहर से आने वालों को चेक किया जाए। हकीकत यह है कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ही वो लीडर हैं जिन्होंने कराची में तालिबानाइजेशन के खतरे से सबसे पहले खबरदार किया था, जिसकी गवाही बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने भी दी। अमेरिकी अखबार ने फरवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि कराची तालिबान के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। 1/3 कराची पर तालिबान पूरी तरह काबिज हैं। अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, बैंक डकैतियां, दहशतगर्दी के ताने बाने कबायली इलाकों से जुड़े हैं। हकीकत यह है कि कराची में तालिबान ने 2009 में असर रसूख बढ़ाना शुरू किया। शहर में उनकी आमद की वजह स्वात ऑपरेशन बना। कहा जाता है कि इस वक्त बल्कि कराची शहर को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाने वाले 3 अहम रास्ते जहां मज़ाफ़ाती बस्तियां कायम हैं, वहां तालिबान का पूरा कब्जा है। इन इलाकों में अंदरूनी सिंध की तरफ जाने वाली कौमी शाहराह के इतराफ कायदाबाद और लांडी के इलाके, सुपर हाईवे पर सोहराब गोट का इलाका और जुनूब मगरिब में बलूचिस्तान की समत बल्दिया टाउन का इलाका तालिबान और दीगर शिदत पसंद ग्रुपों का मजबूत गढ़ है। ऐसे में MQM का मुतालबा वक्त की जरूरत लगता है, मगर यह मुतालबा आगे चलकर सियासी माजराई की एक वजह भी बन सकता है। यही पूछेंगे MQM के रहनुमा आसिफ हसनैन से, जो मेंबर कौमी असम्बली में है। आसिफ हसनैन साहब, यकीनन ये एक बड़ा मसला है कि गैर कानूनी तौर पर पता नहीं लोग कहां कहां रह रहे हैं, उनमें दहशतगर्द भी हैं, लेकिन क्या इस तरह से तमाम बस्तियों को खाली कराना मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, मैं पहले तो इस बात को क्लियर कर दूं कि जो स्टेटमेंट आया है उसकी वजह यह है कि जो अब तक वाक़यात हुए कराची में, और आपको याद होगा कि चौधरी असलम के पिछले दिनों वाक़यात के बाद कंटिन्यू और कल का जो वाक़या पेश आया, तो MQM ने जो डिमांड की है वो ये है कि ऐसे इलाके जिनमें ऑलरेडी एजेंसीज़ की रिपोर्ट है एक अरसे से कि यहाँ पर मिलिटेंट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो है यहाँ से निकल कर वो कार्रवाई करते हैं, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्टें कराची के मुख्तलिफ इलाकों के बारे में हैं। तो इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट्स पर MQM ने वादे किया कि जब पहले तो ये बात हम कह रहे थे 4 साल पहले अल्ताफ़ भाई कि जी ऐसी सूरत हाल है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा, तो किसी ने इस बात को नहीं सुना। लेकिन जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आकर ये बात वाज़े हो गई कि अब ऐसे बेशतर इलाके मौजूद हैं कि जहाँ पर फोर्सेस की एक्सेस नहीं है, जहाँ पर ये मजबूत तरीके से बैठे हुए हैं। और सबको पता है कि पिछले दिनों गुलशन बुनेर में बाकायदा इनके 2 ग्रुप में लड़ाई हुई। कुआरी कॉलोनी जो थी मंगो पीर में, वहाँ पर बाकायदा इनकी जो है वो लड़ाइयाँ हुई और वहाँ से जो है वो दहशतगर्द और दीगर लोग हर वाक़े के बाद पकड़े भी गए। तो ऐसे इलाके, ये ऐसे आबादियाँ, इनको फौरी तौर पर बजाय इसके कि हम और इंतज़ार करें, इसको ट्रेस करें और इन आबादियों में जो ऐसे दहशतगर्द एलिमेंट्स मौजूद हैं इसका फौरी तौर पे खात्मा किया जाए। दूसरी बात ये, यानी आपका कहना है कि बस्तियां खत्म ना की जाए, बल्कि उन लोगों को जाके टारगेट किया जाए जो दहशतगर्द हैं या जिनके पास कानूनी दस्तावेजात नहीं है। लेकिन ऐसे भी लाखों लोग होंगे। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे कई हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत पुराना नहीं बल्कि पिछले जो है वो 8-10 सालों में ये आबादियाँ कायम की और बिल्कुल प्लानिंग के ज़रिए यहाँ पर आज मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर एक्सेस पुलिस की, फोर्सेस की, रेंजर्स की नहीं है। दूसरी तरफ उसामा, ये सूरत हाल है कराची में कि कराची में रोज़ाना की तादाद में भारी असला जो है वो लाया जाता है, जो कि इन्हीं रूट से आता है, जिसमें बसों, ट्रकों और कई ऐसे ट्रक और बसों से असला ये मुख्तलिफ वक्तों में पकड़ा गया है। और उन्होंने इस बात को कहा है कि जी ये सारा असला कराची में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये फिर फोर्सेस की, एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलात में किस बात का इंतजार है। क्या ऐसे वाकयात के बाद, लेकिन ज्यादातर कच्ची वादियां पख्तून आबादी पर आसिफ हसनैन साहब, पहले भी इस तरह के मामला उठे थे तो सियासी महाजरा ही बन गई। अवामी नेशनल पार्टी को, दीगर कुछ जमातों को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं शदीद। उसामा, मैं क्या करूं अगर किसी आबादी में मैं किसी कौम को आज भी आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार नहीं हूं कि जी फलानी कौम इसमें दहशतगर्दी में मुलव्विज़ है, कतई तौर पे नहीं है। लेकिन अगर उन आबादियों में ऐसे दहशतगर्द हैं तो उन आबादियों में रहने वाले, ख्वाह वो पख्तून हो, ख्वाह उर्दू बोलने वाले हों, ख्वाह वो पंजाबी ज़बान बोलने वाले हो, अब उनकी भारी जिम्मेदारी है कि खुदा ना खास्ता अगर कराची को कोई नुकसान पहुंचता है तो इट मीन्स कि ये पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा।
तो क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं खुदा न खास्ता खाका बदम के हम कराची को तबाह होते हुए देखें, तो उसके बाद क्या रह जाएगा? लिहाजा अगर इन आबादियों में जो भी रह रहा है और इन आबादियों के अलावा जिन कच्ची आबादियों में हमने देख लिया कई महीनों से जारी है। मैं लियारी की मिसाल आपके सामने रखता हूं। क्या आज तक लियारी को ही गैंगस्टर से पाक किया जा सका है? क्या ये मुमकिन है? इतनी सलाहियत है कानून नाफिज करने वाले इदारों में कोई ऐसा कर सके? उसामा, बात अब सलाहियत की नहीं है। देखिए, हम किसी बात को अगर कहते हैं तो उसको इसलिए डाइवर्ट कर दिया जाता है कि वो हमारी लीडरशिप का, हमारे लोगों का वो विजन नहीं होता। जब कायदे तरीक अल्ताफ भाई ने ये बात कही थी तो किसी ने इस बात को नहीं माना। आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि ख्वाह वो लियारी के इलाके में पलने वाले दहशतगर्दों, ख्वाह कुआरी कॉलोनी, बल्दिया टाउन, गुलशन बुनेर, ये कराची के तमाम लोगों को और कराची में रहने वाली तमाम कौमियतों को पता है। और उन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो भी इनसे महसूर हो गए, वो भी इनसे परेशान है। लिहाजा अगर थोड़ा सा एक्टिव होके जो है वो कंबाइंड मूव बनाई जाए, कोऑर्डिनेटिंग मूव बनाई जाए, तो मैं फिर कहूंगा कि इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी वक्त है कि हम मुश्तरका तौर पर तमाम लोग मिलकर कराची में रहने वाले और फोर्सेस को सपोर्ट करें, उनके पुष्ट पे हाथ रखें, तो इन सारी चीजों से निपटा जा सकता है, खुदा ना खास्ता अगर देर ना हो जाए तो। सही, आपका ख्याल है कि अब भी मुमकिन है कि इन इलाकों दहशतगर्दों से पाक किया जाए, लेकिन अभी तक हमें होता नजर नहीं आया। लैंड माफिया भी इसमें मुलव्वस है। कच्ची आबादियां, गैर कानूनी बस्तियां, ये कैसे कायम हो गई? जाहिर है ये जगह यहाँ पर थी, तो इनके लिए यहाँ पर आना, जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का पता ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कौन कहाँ से आ रहा है, किस तरह रह रहा है, क्या करता है, तो ये वजह भी है। कौन कसूरवार है? किस तरह बन गई सब कुछ बस्तियां? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, कराची की लैंड इंतहाई कीमती है। उस लैंड के कच्ची आबादियां भी बनाई जाती हैं और उसकी आड़ में उस लैंड को जो है वो फरोख्त करके करोड़ों अरबों रुपए कमाए जाते हैं, जिसको यहाँ से ट्राइबल एरिया और दीगर जगहों पर अपनी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ड्रग के हवाले से जो है वो ड्रग का एक बड़ा पैसा, इसी तरह बड़े बड़े बैंक डकैतियों और अगवा बराए तावान का बड़ी तादाद में पैसा और रकम कराची से जमा करके इसको भी भेजा जाता है और दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी बातें जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये वो सारी बातें हैं जो ऑलरेडी एजेंसीज जो है अपनी रिपोर्ट्स में करती रही हैं और कर रही हैं आज भी। और वक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आसिफ हुसैन साहब यहाँ तक हैं जी, ये रिपोर्ट्स तो यहाँ तक हैं कि शायद वजीरिस्तान में ऑपरेशन इतना मुश्किल नहीं होगा कि जितना कराची के इन इलाकों में होगा जहां पर तालिबान का कंट्रोल है, वहां पर बाकायदा वो अपनी अदालतें लगाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि कराची में क्लीन अप ऑपरेशन ज्यादा मुश्किल होगा? इनकी कोई रजिस्ट्रेशन भी आज तक नहीं हो सकी, क्यों नहीं हो सकी? और क्या आप समझते हैं कि वाकई इतना मुश्किल है यहाँ पर कराची को इन लोगों से पाक करना? देखिए, हम जब पिछले दिनों एक बात सामने आई और हमने कहा कि जी पुलिस की और जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उनकी इतनी वर्थ नहीं है कि वो इतने मजबूत ट्रेंड जो मिलिटेंट्स हैं उनसे नबर्द आदमा हो सके, उनसे लड़ सके। लिहाजा कुछ अरसे के लिए आपको फोर्सेस के ज़रिए, फौज के ज़रिए ये सब कुछ उन इलाकों में करना पड़ेगा और इसकी डायरेक्शन को सेट करके गोल को अचीव करने के लिए टाइम फ्रेम देकर आपको इन बस्तियों में, इन इलाकों में उस ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आप इसको कई सालों से डिले करते चले आ रहे हैं और जैसे जैसे आप इसको डिले कर रहे हैं, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां और पुलिस है उसकी जब इतनी वर्थ नहीं है, तो खुदा ना खास्ता जब ये उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और जैसा नजर आ रहा है आइंदा कुछ अरसे में, तो शायद आपके पास ये ऑप्शन भी खत्म हो जाए कि आप दीगर फोर्सेस से भी अगर काम लेना चाहें तो फिर कराची में नहीं ले सकेंगे। लिहाजा अभी ये टाइम है कि आप जो है इस काम को कर सकते हैं और कौम उनके साथ है, उन फोर्सेस के साथ है, अगर आपकी डायरेक्शन और फोकस सही सिमत में होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हुसैन साहब, मुत्तहिदा कौम के मेंबर कौमी असम्बली। वो कहते हैं चाहे फौज को इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, वो इलाके जहां पर दहशतगर्दों का रसूख है उनको इनसे साफ करना होगा, क्लियर करना होगा, तभी कराची को महफूज बनाया जा सकता है। उसके अलावा और कोई चारा नहीं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ जल्द से दूसरी तरफ हमले, नवाज हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म हुकूमत और निजाम बचाने की कोशिश में है, कुर्बानी देना होगी।
तालिबान के कराची एयरपोर्ट पर इस जैसे हमले हों या तहरीक इंसाफ के सियालकोट जैसे जलसे हों, दोनों तरह की कार्रवाइयां दरअसल हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाने के मुतरादिफ हैं। नवाज शरीफ ने हुकूमत संभालने के बाद तालिबान के मसले के हल के लिए APC करवाई। पूरा अमन मुज़ाकरात के नाम निकला। हालांकि मुल्क की बहुत सी सियासी जमातें मुज़ाकरात की मुखालिफ थीं और उन्होंने ये फैसला बादल नखास्ता कबूल किया। धीरे धीरे ये भी बातें फैलना शुरू हुई कि फौज तो तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चाहती है, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बज़िद है। हुकूमत को एक मीडिया हाउस को कौमी सलामती के नाम पर बंद न करने के सबब भी दबाव का सामना रहा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भारत के साथ ऐसे पुराने ताल्लुकात चाहते हैं जिनसे नफरत का अंसर कोसों दूर हो और बामी तिजारत बढ़े। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मंशा हमेशा की तरह ये नहीं है। तिजारत से पहले हम भारत से बुनियादी तनाज़ात का हल चाहते हैं, सो हुकूमत पर भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी दबाव है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ कुव्वतें जो हमेशा पाकिस्तान में हुकूमतों के फैसले करती आई हैं के पास अब के कोई आलाकार नहीं बचा, सो नए खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। एक इत्तेहाद लंदन में कायम हुआ। जमहूरियत पसंदों ने इस इत्तेहाद के गिर्द शक का एक गहरा हाला खींच दिया। तहरीक इंसाफ ने इस इत्तेहाद में शरीक ना होकर वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हिस्सेदार नहीं है। इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि इंतखाबी धांधलियों का तदारुक किया जाए। सो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात को धांधली के इल्जामात से बचाने के लिए इमरान खान के मुतालबात से असर लेते हुए स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने खत में लिखा है कि इंतखाबी इस्लाहात लाने के लिए एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। सवाल यह है कि क्या इमरान खान इतने पर राजी हो जाएंगे? क्या हुकूमत पर दबाव कम करने की कोशिशें रंग लाएंगी या फिर इमरान खान हुकूमत को लेकर ही दम लेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब असद उमर। असद उमर साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया है या खत लिखा है, आपको लगता है कि आपके जल्द से रंग ले आए? नहीं जी, अभी हमारी मुशावरत इसके ऊपर नहीं हो चुकी है, लेकिन मेरी जाती राय तो ये है कि जलसे तो बिल्कुल भी नहीं बंद होने चाहिए, क्योंकि हम तो ये डिमांड जो है 1 साल से रख रहे थे। पार्लियामान के अंदर हमने बात की, हमने कोर्ट के अंदर लेके गए, मीडिया पे बात की और कोई रद्द अमल नहीं था। और 3 बड़े जलसे हुए हैं और अवाम की लोगों में जोशो खरोश नजर आया है, तो हुकूमत को एकदम से ख्याल आ गया कमेटी बनाने का। तो उसके ऊपर बाकी पार्टीज के साथ भी मुशावरत की जाएगी। आज भी पार्लियामेंट के अंदर इस पे हमने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ भी बात की थी। तो फैसला जो है वो मिलजुल के करेंगे, लेकिन अगर कमेटी के अंदर शामिल भी होंगे और काम चलेगा तो साथ साथ जो है ये स्ट्रीट का प्रेशर ये तो बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो ये कभी भी ये कमेटियां तो बनती इसलिए हैं ताकि काम को टाल दिया जाए और कुछ ना किया जाए। तो आपको समझते हैं कि जलसे अगर जारी रहे तो फिर कमेटी कुछ कर सकेगी? बिल्कुल करना चाहिए। कमेटी को जलसे वाले आके कमेटी वालों का हाथ थोड़ी पकड़े, वो एक अलग काम है, ये एक अलग काम है। वो डिमांड जारी रहेगी, क्योंकि कमेटी बन जाना जो है वो जो रिफॉर्म्स हम जो डिमांड कर रहे हैं वो तो पूरी नहीं, वो उसका एक जरिया जरूर बन सकते हैं। और अगर वो वहाँ से हल निकल आएगा और इलेक्टोरल सिस्टम की रिफॉर्म जिस तरीके की जिसको सब पाकिस्तानी माने कि हाँ अब ये निज़ाम जो बना है ये वाकई साफ शफाफ इलेक्शन करा सकता है, तो फवैया बहुत अच्छी बात है, फिर जल्द से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन असद उमर साहब, आखिरकार बात तो पार्लियामान में ही जानी है। 18वीं तरमीम हो, जितनी भी आईनी तरमीम भी हो, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इतनी बाख्तियार हुई कमेटी कि आईनी तरमीम भी लाना चाहे तो उसकी भी तजावीज़ सामने आ सकें, तो मामला तो यही आना है आखिरकार। तो बेहतर नहीं सड़कों से मामला लेकर पार्लियामान में लाया जाए? आप उधर कोशिश तो पहले करके देखें। उस समय मैंने आपको जैसे बताया, कोशिश तो 1 साल से कर रहे हैं, कोशिश तो ये और पार्लियामान के अंदर भी की गई है। मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर तो बाकायदा हम रेजोल्यूशन लेके गए हैं, वहाँ पे कमेटी को रेफर हुई है, वहाँ पे रिजेक्ट कर दी गई। नून लीग के जो सरबराह हैं उस कमेटी के, उन्होंने कहा पाकिस्तानी जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं वो ये नहीं कर सकते। तो पार्लियामान के अंदर तो कोशिश जारी है। दूसरी बात उसामा, पाकिस्तान में बहुत इस बात के ऊपर कंफ्यूजन फैलाई जाती है। स्ट्रीट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करना कानून के पैराए में रहते हुए जैसे तरीके इंसाफ करिए, ना कोई बल्ब टूटता है, ना किसी को डंडा पड़ता है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। अमेरिका के अंदर, बर्तानिया के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर ऐसे मामला इकट्ठे होते हैं जहाँ पे लाखों लोग सड़क पे आके मुजाहरा करते हैं। तो लोग आके डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन का जो निजाम है वो जैसा इलेक्शन पाकिस्तानी कौम चाहती है वैसा नहीं करवा पा रहे, उसमें तब्दीली की जरूरत है। असेंबली के अंदर जरूर उसका आखिरकार असेंबली के अंदर ही होना है, लेकिन जैसे आपने अभी देखा, लेकिन हुकूमत तो ये कहेगी कि अब हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। ये तो नहीं कर सकते जो जलसे में डिमांड्स की जा रही हैं वज़ीर-ए-आज़म खुद उस पर फैसला कर दें, सारों ने मिलकर ही करना है। उनको तो फिर यही लगेगा, खौफज़दा होंगे कि ये हमें डुबोना चाहते हैं और हुकूमत का खात्मा ही चाहते हैं इन जलसों के जरिए।
एक तो इनको पता नहीं खौफ किस बात का है, हर बात से इनको ऐसे लगता है कि कोई डबोना चाहता है। कभी बोलते हैं तहरीक इंसाफ दबाना चाहती है, कभी बोलते हैं फौज दबाना चाहती है, कभी किसी और पे इल्जाम लगाते हैं, पता नहीं खौफ किस बात का है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हल आखिरकार पार्लियामान के अंदर ही होना है। अभी हमारी मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई तो मैं पूरा जवाब नहीं दे सकता, बस ये ऐन मुमकिन है कि हम कमेटी अंदर जो है वो मामला ही डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो अवामी मुजाहरे हैं ताकि लोगों को याद रहे कि अवाम की ये डिमांड है और ये खत्म नहीं हुई कमेटी बनने से। और कोई दबाव कम करने का आपका बिल्कुल इरादा नहीं है हुकूमत पर? बिल्कुल सर, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इस वक्त ये मईशत के साथ करने वाले हैं और जो इस वक्त बजट इन्होंने ऐलान किया है, तो हो सकता है कि अवाम का जो गम गुस्सा है, हमने तो आज पार्लियामान में अपनी तजावीज़ तमाम सामने रख दी हैं, लेकिन अगर उस पर हुकूमत ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं इज़हार किया और इसी किस्म का जो बजट जैसे अभी इन्होंने पेश किया, जो मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में कोई ऐसा नहीं आया होगा, या अपने अवाम के ऊपर जोर और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए तमाम इंसेंटिव, हो सकता है उसके लिए भी अवाम के जो जज्बात है इजहार करने के लिए सड़क पे आना पड़े। जैसे मैंने कहा जमहूरियत का हिस्सा है। सही, जहां जहां हुकूमत गलती करेगी आप उसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे और अवाम में जाएंगे। ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे, तारुल कादरी साहब ने ऐलान कर दिया 23 जून को पाकिस्तान आ रहे हैं, आप उनका साथ देंगे? 3 दफा आपने उनको सख्त मायूस किया है, हत्ता कि अल्ताफ हुसैन साहब तो उनका साथ दे रहे हैं, यानी नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उनको मुबारकबाद भी दी, अब खुशामदीद कह रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है हालिया 11 मई में भी आपने अलग अपना जलसा किया, उससे पहले धरने में भी उनका साथ नहीं दिया, लंदन में भी उनका साथ नहीं दिया, 3 दफा सख्त उनको मायूस कर चुके हैं आप, अब आपका क्या इरादा है? देखिए, हमारा अपना एजेंडा है, बिल्कुल वाज़े तौर पे हम उसको बयान कर चुके हैं। उस एजेंडा के ऊपर हम तमाम पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, उन तक पहुंच भी रहे हैं। कादरी साहब का अपना एजेंडा है। जहाँ तक उनके पाकिस्तान वापस आने की बात है तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं हमेशा यही कहता हूँ तमाम पाकिस्तान के लीडर जो हैं उनको पाकिस्तान में होना चाहिए। माजी में तो ये हुआ है कि डिक्टेटर्स ने हमारे इलेक्टेड लीडर्स को मुल्क के बाहर भेज दिया, लेकिन कादरी साहब है, अल्ताफ हुसैन है, इनको सबको पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान की लीडर है, इनका लंदन और कनाडा में क्या काम है, तो वो बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान आ रहे हैं। सही, चलिए उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा उनका स्टे लंबा होगा, पाकिस्तान में आकर सियासत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ मेंबर कौमी असम्बली। वो कहते हैं कि हरगिज़ हुकूमत पर दबाव कम नहीं किया जाएगा, बल्कि जहाँ जहाँ चाहे बजट हो वहाँ भी अगर हुकूमत कोई गलती कर रही है तो सड़कों पर ही आकर जलसे किए जाएंगे और ये उनका जमहूरी हक़ है। लिहाजा अगर पार्लिमानी कमेटी बनती भी है आइनी इस्लाहात लाने के लिए, इंतखाबी इस्लाहात लाने के लिए, तो इससे वो हुकूमत पर दबाव कम नहीं करने वाले। जलसे जो हैं वो भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ के इसी तरह जारी रहेंगे। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।